फैसला करने में शाहनूर को सिर्फ चंद पल ही लगे थे। उसकी नज़रें मुसलसल सामने मेज़ पर मौजूद पेपर्स पर पड़ी। उसने लिफाफे से पेपर्स निकाल कर बाहर रखे थे। ज़िंदगी में कैसा अजीब सा मोड़ आया था। वो इंसान जो बचपन से उसकी मोहब्बत था, जिसके साथ ज़िंदगी का हर लम्हा गुजारने के लिए उसने हमेशा ख्वाब देखे थे, फिर उसकी मोहब्बत एक हादसे की नज़र हो गई और ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में कोई और शामिल हो गया। किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वो हर पल हर लम्हे उसे ही याद करती थी और उसी के पास वापस जाना चाहती थी। और आज जब उसकी मुराद पूरी हो रही थी, किस्मत उसका साथ दे रही थी, उसके वापस जाने का रास्ता खुल रहा था, उसे वापस जाने का मौका मिल रहा था, तो दिल साथ नहीं दे रहा था। शायद उसे आदत हो चुकी थी एडी की, उसकी मोहब्बत की। बेशक उसे अपनाने का तरीका गलत था उसका, लेकिन उसने हमेशा उसका ख्याल रखा था, उसे मोहब्बत दी थी, कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दी थी। उसने एक नज़र पेपर पर डाली थी। इसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक की ज़हरान के साथ गुजरा एक एक पल घूमने लगा था। बचपन में उसे उसके साथ खेलना, हर शादी ब्याह हर त्यौहार में उसको तंग करना, उसके साथ रहना, फिर यूनी में भी उसके साथ एडमिशन लेना, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और फिर उनकी मंगनी, उसे याद है उस दिन कितने खुश थे वो दोनों। उसे लगा था उसकी ज़िंदगी अब मुकम्मल हो गई है। लेकिन फिर उसके बाद शाहनूर को यहाँ तक आने के बाद एक लम्हा याद आने लगा था। दुख और तकलीफ से उसने आंखें बंद कर ली। कुछ मोती टूटकर उसके रुखसारों को भिगो गए थे। कोई भी फैसला करना आसान ना था उसके लिए। शाहनूर का वजूद उस वक्त बुरी तरह कांप रहा था। उसे अपने कंधों के गिर्द लिपटी हुई शाल ठीक की थी। कांपते हुए हाथों से पेपर थामे और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। यस सर, आपकी कॉफ़ी रेडी हो रही है, जस्ट 2 मिनट वेट करें। ईशल सामने मौजूद हट्टे कट्टे नौजवान को हाथ के इशारे से इंतज़ार करने का कहते हुए खुद काउंटर की जानिब बढ़ गई थी। तभी सामने टेबल पर मौजूद एक अजीबोगरीब हुलिये वाले आदमी की खुद पर जमी नज़रें उसे महसूस हुईं। वो मुसलसल उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। ईशल काफ़ी मग ट्रे में रखते हुए बार बार उसकी तरफ देख रही थी। वो अपनी मूंछों को ताव देता अब उसी की तरफ देखकर किसी को फ़ोन पर कुछ बताने लगा था। ईशल को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। बॉस इधर ही है, वो लड़की मेरी आंखों के सामने है इस वक्त। आप हुक्म दे तो अभी उठा कर ले आऊँ। नहीं, अभी वो ऑन शिफ्ट है और इतने लोग मौजूद हैं वहाँ। ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ना ही इसे, वो बहुत तेज़ लड़की है, इधर उधर हो जाएगी। दूसरी तरफ पाशा की भारी भरकम आवाज़ उभरी थी। ओके बॉस, जैसे ही रश कुछ कम होता है मैं उससे लेके आता हूँ। जब तक शिफ्ट ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इंतज़ार करो। ऐसे तो उसे शक हो जाएगा सबको भी और तुम खुद पकड़े जाओगे। अहमक इंसान, उसके बाहर निकलने पर ही उसका शिकार करना और पकड़ कर ले आना मेरे पास। और किसी किस्म का कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए, वरना तुम्हारे टुकड़े करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं। पाशा बरहम होते हुए कॉल काट गया था। अब ये मेरी तरफ ही क्यों देखे जा रहा है मनहूस कहीं का। ज़रूर पाशा नहीं भेजा होगा इसे। उफ, अब क्या करूँ। ईशल उनकी उंगली दांतों में दबाते हुए कुछ सोचने लगी थी। तभी उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने अपनी एक साथी दोस्त को मुखातिब किया जो उसके साथ ही इधर जॉब करती थी। लीज़ा, बात सुनो। एक कस्टमर की पेमेंट का हिसाब करते हुए लीज़ा उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोली। हाँ बोलो ईशल, क्या हुआ। वो ईशल से काफ़ी क्लोज थी। उसके पेरेंट्स, उसका स्कूल और फिर पाशा सबके बारे में जानती थी। एक लीज़ा ही थी जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और जिससे वो बिला झिझक हर बात शेयर कर लेती। 5 मिनट के बाद वो लीज़ा के ड्रेस में मलबूस चेंजिंग रूम से बाहर आई। ब्लू शर्ट नीचे ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुड वाली जैकेट जिसे आगे करके इसने अपना आधा चेहरा ढांप लिया था। दूसरी जानिब लीज़ा ने ईशल की वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स साथ ब्लैक लॉन्ग कोट पहना हुआ था। तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, इसके बारे में किसी को नहीं पता, और जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचो जहाँ पर भी रह रही हो तुम। लीज़ा ईशल की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, वहीं से जाऊँगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। तुम जानती हो ना मुझे, मेरे लिए ये सब मसले कुछ भी नहीं है। मैं निकल जाऊँगी यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होता और वो पक्का पाशों का ही आदमी है। तुम संभाल लोगी ना सब कुछ। हाँ, तुम भी मेरी फिक्र ना करो। लीज़ा ने उसे तसल्ली दी। ईशल काउंटर की पिछली साइड पर बने बैक डोर से निकल गई थी। एडी इसी तरह बेजान सा वजूद लिए खूब अंधेरे कमरे में जहाजी साहिब सोफे पर पड़ा हुआ था जब एक जोरदार झटके से दरवाज़ा खुला। एडी एकदम से उठकर बैठा था। सामने शानू पेपर हाथ में पकड़े चलती हुई उसके सामने आई थी। बाल उलझकर इधर उधर बिखरे हुए थे। आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। एडी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, गोया दिल अभी सीने से निकल कर बाहर आ जाएगा। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? मैं क्या कोई खिलौना हूँ तुम्हारे लिए जिसके साथ जब चाहा खेल लिया?
और जब दिल किया छोड़ दिया। हाँ, शानूर पूरी कुव्वत से चीखी थी। एडी उसकी हालत देखकर चकरा के रह गया था। उसे गोया यकीन ना आ रहा हो ये शानूर ही है। वो हल्का हल्का सा शानूर की तरफ देखने वो हक्का बक्का सा शानूर की तरफ देखने लगा था। मैं भी एक इंसान हूँ मिस्टर आथिर दानिल खान, मेरी भी फीलिंग्स है, जज्बात है। मैं शानूर ज़ारो कतार रो रही थी। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई थी। एडी जल्दी से उठ खड़ा हुआ था। कितनी आसानी से तुम ये पेपर मेरे सामने रख कर चले गए। बहुत आसान है क्या मेरे लिए फैसला करना? पहले ज़बरदस्ती मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। जब मैं वापस जाना चाहती थी मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। फिर ज़बरदस्ती निकाह कर लिया मुझसे। क्यों एडी क्यों? शानूर की चीखते चीखते आवाज़ भरा गई थी। उसे गिरबान से झंझोड़ते हुए वो बोली। एडी साकित सा खड़ा उसकी हरकतों को देख रहा था। इसमें जैसे कुछ भी कहने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी अब। और अब जब मुझे तुम्हारे साथ की आदत हो गई है तो तुम मुझसे फैसला करवाना चाहते हो। मैं क्या फ़ैसला करूँ मुझे बताओ। मैं भी इंसान हूँ। हाँ, ज़हरान मेरी मोहब्बत था, लेकिन शानूर रो रो कर बहलकान हो चुकी थी। उसकी हालत गैर हो रही थी। तकलीफ़ और अजियत के आसार उसके चेहरे से साफ वाज़ेह थे। लेकिन तुम शौहर हो मेरे, निकाह में हो मैं तुम्हारे। मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है तुम्हारे साथ की। तो तुम छोड़ना चाहते हो। शानूर को चक्कर आया था। इससे पहले कि वो गिरती एडी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया था। वो एडी की बाहों में ही झूल गई। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। नहीं शानूर, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा एडी, शानूर का चेहरा थपथपाते हुए बोला। उसकी आंखें बंद थी। वो शायद बेहोश हो गई थी। एडी ने जल्दी से उसे अपने बाजुओं में उठाकर अपने सीने से भींच लिया था। मैं तुम्हें क्यों छोड़ना चाहूँगा शानूर? तुम जानती भी नहीं हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने जब से तुम्हें खुद से दूर करने का फैसला किया है पल पल मर रहा हूँ। उसे बाजुओं में उठाए कमरे से बाहर निकला था। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी करो। एडी शानूर को उठाए अपने कमरे की तरफ भाग रहा था। साथ साथ चीखते हुए गार्ड्स को ऑर्डर भी देता जा रहा था। वो कमरे में पहुंचकर उसने जल्दी से शानूर को बेड पर लेटाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आ गया था। उसे कमरे से बाहर जाने का कहकर वो खुद उसका मुआयना करने लगा। पहले उसका बीपी चेक किया था। एडी ने कमरे से बाहर निकलते ही मोबाइल निकाला। ज़हरान का नंबर निकाल कर उस पर मैसेज टाइप करने लगा था। शी चूज़्ड मी। मुख्तसर सा टेक्स्ट लिख कर सेंड का बटन दबाकर मोबाइल वापस जेब में डाल दिया था। ज़हरान के दिल की धड़कनें काफ़ी देर से बेतरतीब हो रही थी। वो उजलत में इधर उधर चक्कर काट रहा था। आंखों के सामने बार बार शानूर का चेहरा आ रहा था। कभी सोफे पर बैठता फिर खड़ा हो जाता। वो यूं ही चक्कर काट रहा था कि मोबाइल की रिंगटोन बजी। वो लपक कर मोबाइल की तरफ बढ़ा था। कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। जैसे ही इनबॉक्स पर क्लिक किया एडी का मैसेज पढ़ते उसे एक जोरदार झटका लगा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे जैसे यकीन ना आ रहा हो। उसने 5 से 10 बार वही मैसेज पढ़ा। नहीं शानूर नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम सिर्फ मेरी थी। ज़हरान को लगा उसके दिल की धड़कन अब बंद हो जाएगी। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। उसे एक बहुत ज़ोरदार चक्कर आया। इससे पहले कि वो अपने आप पर काबू पाता वो सोफे के साथ ही ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिर गया था। काफ़ी कॉर्नर से निकलने के बाद ईशल बस स्टॉप पर काफ़ी देर खड़ी रही। इसकी शिफ्ट की बस 7 बजे आती थी। वो उसी बस से जाती और वापस भी आती, लेकिन अब चूंकि वो जल्दी निकल आई थी, 5:30 हो रहे थे। उसने लिफ्ट के लिए 2-3 बार हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। बिलाखिर थक कर उसे पैदल चलना ही शुरू कर दिया था। इत्तेफाक से ज़हरान का फ्लैट काफ़ी कॉर्नर से करीब ही था। पैदल चलने पर तकरीबन 20 मिनट की ही मुसाफत थी। तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते ईशल बार बार पीछे मुड़कर भी देख लेती, क्योंकि उसे पता था जैसे ही उन्हें पता चला कि वो वहाँ ईशल की जगह लिजा है तो वो लोग उसे ढूंढने के लिए इधर ज़रूर आएंगे। तभी ईशल ने अपनी रफ्तार और तेज़ कर ली। रोड क्रॉस करते हुए उसके मोड़ मुड़कर पीछे देख रही थी, तभी वो सड़क पर मौजूद रुकावटें ना देख सकी और उनसे टकराकर नीचे गिर पड़ी थी। उसके पैर पर ठोकर लगने की वजह से चोट लग गई थी। उसके मुंह से एक सिसकी निकली। उसने टिश्यू पेपर निकाल कर जल्दी से अपने पैर पर रखा। हल्का हल्का खून निकल रहा था। बस इसी की कमी रह गई थी। एक पागल हो ईशल, क्या तुम देख कर नहीं चल सकती? ईशल को खुद पर गुस्सा आया। उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाती हुई चलने लगी। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो मुश्किल फ्लैट के नज़दीक पहुंची थी। लिफ्ट का बटन दबाकर वो साथ ही लगकर खड़ी हो गई। फ्लैट का बाहर से लॉक लगाकर गई थी वो। उसने ज़हरान के कहने पर लॉक खोलते हुए फ्लैट के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही सामने औंधे गिरे ज़हरान पर नज़र पड़ी, उसको जोर का शौक लगा था। ज़हरान क्या हुआ तुम्हें? ज़हरान। वो जल्दी से ज़हरान की तरफ बढ़ी थी। उसने मुश्किल से ज़हरान को सीधा किया। ज़हरान उठो। ज़हरान क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो साकत सा पड़ा रहा, उसमें कोई हरकत नहीं हुई थी।
इसे क्या हो गया है अल्लाह, कहीं मर तो नहीं गया ये? एक मुसीबत से निकल कर दूसरी में फंस गई हूँ। तुम भी ना ईशल, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। अब क्या करूँ मैं? ईशल ज़हरान को बेसुध पड़े वजूद की तरफ देखते हुए बोली। फिर से याद आया डॉक्टर, हाँ डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। लेकिन मैं कैसे लेकर जा सकती हूँ इस हाथी जैसे इंसान को? लंबे कदर भारी जिसामत के बायस वो ज़हरान के आगे कुछ भी नहीं थी। उसने तो उसे सीधा पता नहीं कैसे किया था। फिर कोई याद आने पर वो अपने साथ वाले फ्लैट की तरफ बढ़ी। इसकी बेल बजाई। 2 मिनट के बाद एक उधेड़ उम्र औरत बाहर निकली थी। ईशल ने सलाम दुआ के बाद अपना तारुफ करवाया। मैं ये साथ वाले फ्लैट में रहती हूँ। वो क्या आप मुझे किसी डॉक्टर का नंबर दे सकती हैं? मेरा भाई बहुत बीमार है। ईशल मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। वो काफ़ी नरम दिल खातून थी। जल्दी से उसे एक फ़ोन नंबर लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। बेटा ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तुम उन्हें बुला लो। बल्कि ऐसा करती हूँ मैं खुद ही कॉल करती हूँ, जल्दी आ जाएंगे। बेटा तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहते क्या साथ? जी नहीं आंटी, वो पाकिस्तान में होते हैं, हम इधर स्टडी के लिए आए हुए हैं। ईशल अपनी तरफ से ही कहानी बनाकर बताते हुए बोली। अच्छा मैं कॉल करती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ चुका था। खातून ने उसका तारुफ ईशल से करवाया। फिर ईशल के हमरा उसके फ्लैट में गई। साथ उस खातून का बेटा भी था जो ज़हरान की यूनी में ही पढ़ता था। शायद ज़हरान को उन्हें मुँह पड़ा देखकर खातून ने मदद के लिए अपने बेटे को बुलाया। जरिए बेटा बात सुनो, वो साथ वाले फ्लैट में एक बच्चा बीमार है, ज़मीन पर गिरा हुआ है, उसे उठाने में तुम्हारी मदद चाहिए। खातून वापस फ्लैट में आकर जरियाब से मुखातिब हुई थी कि कुछ देर में ही अपनी माँ के हमरा इनके फ्लैट में दाखिल हुआ। ज़हरान की तरफ नज़र पड़ते ही वो ज़हरान को पहचान गया था। वो उसी की यूनी में पढ़ता था लेकिन डिपार्टमेंट मुख्तलिफ था। उसे ज़हरान को उठाकर उसने कमरे में मौजूद बेड पर लिटाया। तब तक डॉक्टर भी आ चुका था। उसने ज़हरान का मुआयना किया। टेंशन वाली बात नहीं है, ये कुछ मेडिसिन हैं, ये इनको टाइम पर दीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये बेहोश हो गए हैं। डॉक्टर ने मेडिसिन वाली पर्ची उस खातून की तरफ बढ़ाई। जी बेहतर डॉक्टर साहब, ये मैं मंगवा लेती हूँ। ये बताएं कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है ना? मैंने एक नींद का इंजेक्शन लगा दिया है ताकि ये कुछ देर आराम करके पुरसुकून हो जाए। दिमाग रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। खातून ने वो पर्ची अपने बेटे की तरफ बढ़ाई। ये लो जरी बेटा, ये मेडिसिन ले आओ। दरवाजे के साथ खड़े उस लड़के ने एक उचटती निगाह ईशल पर डाली। वो काफ़ी देर से ईशल को सरता पैर घूर रहा था। ईशल उसकी नज़र से कंफ्यूज हो रही थी। जी अम्मी अभी लाता हूँ। वो पर्ची पकड़ते हुए निकल गया। उसके जाने के बाद वह खातून भी वहाँ से चली गई थी। अच्छा बेटा अब मुझे भी इजाज़त दो, मुझे घर में कुछ काम है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। खातून शफकत से बोली थी। नहीं आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत हेल्प की। आप ना होती तो न जाने क्या होता। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है किसी चीज़ का। अरे बेटा कोई बात नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक कह सकती हो। अल्लाह सेहत दे तुम्हारे भाई को। उसके जाने के बाद ईशा ने दरवाज़ा बंद करके ज़हरान के पास कमरे में जाने का सोचा। डॉक्टर की हिदायत सुनने के बाद एडी डॉक्टर को रुखसत करके वापस कमरे की तरफ बढ़ा। शानूर के करीब बेड पर बैठ गया था। कुछ पल शानूर के सोए हुए चेहरे को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया था। थोड़ी देर के बाद शानूर की आंख खुली। एडी की तरफ देखकर फौरन चेहरा मोड़ लिया था और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन एडी ने उसे मजबूती से थामा हुआ था। हाथ छोड़ो मेरा। शानूर चेहरा दूसरी जाने मोड़े हुए बोली। एडी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। वो एडी के सीने से जा लगी थी। एडी ने उसे जोर से अपने बाजुओं में भींच लिया था। उसे एडी से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। उसने सर उठाकर एडी की तरफ देखा। एडी की आंखों से मोहब्बत भरे जज्बात साफ दिख रहे थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ शानूर, तुम्हें कभी एक इंच भी खुद से दूर नहीं करूँगा, कभी तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। मेरी जान बसती है तुम्हें। एडी उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग करते हुए बोला था। एडी के इतने करीब होकर शानूर का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो एडी के सीने में सर छुपा गई। अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी वो उस वक्त। जारी है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।